हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। तो आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि आरबीआई असिस्टेंट में प्रिलिमिनरी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से हम क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो सेशन में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्री कंटेंट, इस लेक्चर की पीडीएफ और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम के रिगार्डिंग जो आप लोगों के साथ हम शेयर करते हैं, उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि 90 प्लस स्कोर आप कैसे कर सकते हैं प्रिलिमिनरी एग्जाम के अंदर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो सब बच्चों के मन में आता है वो यही कि वाई 90 प्लस इज नीडेड, यानी हमें 90 से ज्यादा स्कोर करने की क्यों जरूरत है। तो उसकी उस जरूरत के लिए मैं आपके लिए कुछ डाटा लेकर के आया हूं और इस डाटा में आपको दो एग्जाम, आपका जो आरबीआई असिस्टेंट 2017 में हुआ और 2019 में हुआ, इन दोनों की प्रीलिम्स की कट ऑफ आपको यहां पे दिख रही होगी। तो कट ऑफ में अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो जो मैक्सिमम कट ऑफ थी दैट इज 96.75 और जो मिनिमम कट ऑफ थी दैट इज 87.75 इन द 2019 प्रीलिमिनरी एग्जाम। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम क्या होता है, एक तो हम कट ऑफ पे पहले एक वीडियो आपके लिए लेके आ चुके हैं जहां आप जाकर के विस्तार से इन सारी बातों के बारे में जान सकते हैं। बट यहां भी बता देता हूं मैं, ये एरिया वाइज होती है। आरबीआई जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट एरिया से फिल करते हैं। तो किसी एरिया की या स्टेट कह लीजिए, किसी स्टेट की ज्यादा जाती है कट ऑफ, किसी की कम। तो उस एग्जाम के अंदर किसी स्टेट की मैक्सिमम कट ऑफ इतनी थी और मिनिमम कट ऑफ इतनी थी। एंड ओबीसी के लिए यहाँ पे 94.75 और 84.25 ये एससी और ये एसटी की कट ऑफ्स हैं। और यही 2017 में जो आपकी कट ऑफ्स गई थी यहां पे मैं दिखा रहा हूं। तो इसको देख करके आपको पता चल गया होगा कि हमें 90 प्लस क्यों चाहिए, क्योंकि इसके बिना हम एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। मैं यहां पे क्वालिफाई वर्ड यूज कर रहा हूं तो दैट मींस कि इस जो प्रिलिमिनरी एग्जाम का स्कोर है ये आपके फाइनल जो भी मेरिट बनेगी उसमें ऐड नहीं होता। यहां से सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, बट क्वालिफाई करने के लिए आपको 100 में से 90 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। अब ये 90 प्लस स्कोर क्या आसान है, किस तरीके से किया जा सकता है और क्या पैटर्न है प्रिलिमिनरी का, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम के पैटर्न के बारे में पहले समझ लीजिएगा कि टोटल आपके पास 100 क्वेश्चन होते हैं जो कि 100 मार्क्स के होते हैं और यहां पे आपको 60 मिनट मिलते हैं सोल्व करने के लिए। अगर सेक्शन वाइज बात करें तो इंग्लिश में आपको 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होते हैं और सेक्शनल जो टाइमिंग है दैट इज 20 मिनट। और क्वांट में भी आपको 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के मिलेंगे और यहां भी 20 मिनट आपके पास होगी और यहाँ पे 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स और 20 मिनट आपके पास होगी। मतलब अगर आपको 35 क्वेश्चन सोल्व करने हैं 20 मिनट के अंदर और कट ऑफ जा रही है 90 प्लस, तो दैट मीन्स आपको अपना 100% देना पड़ेगा, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे भी हो जाते हैं बहुत बार। तो मतलब आपकी एक्यूरेसी भी होनी चाहिए यहाँ पे और प्लस आपको सब कुछ आना भी चाहिए। और इस एग्जाम में प्रिलिमिनरी में जो भी मेन पॉइंट है वो मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि एग्जाम एक तो आपका ऑनलाइन मोड पे होता है, टोटल क्वेश्चन आपके पास 100 है और टोटल मार्क्स भी आपके पास 100 है, टोटल टाइम आपके पास 60 मिनट्स है और नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4। तो इस नेगेटिव मार्किंग के साथ एक्यूरेसी के साथ 90 प्लस स्कोर करना क्या मुश्किल है या आसान है, इसको मैं थोड़ा सा और ब्रीफ में आपको समझाना चाहूंगा सेक्शन वाइज। ठीक है, तो सबसे पहले क्वांट की बात कर लेते हैं। यहां पे मैंने 3 चीजें आपको लिए दी है। सबसे पहला सिलेबस, कि जब भी आप प्रिपेयर करें तो कम से कम आपको यह पता हो कि किस टॉपिक से हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा सिलेबस रहता है क्वांट का, जिसमें सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन, एजिज, पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम एंड वर्क, मिक्सचर, टाइम एंड डिस्टेंस, स्ट्रेन बोर्ड्स, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी और डाटा सफिशिएंसी। अब हो सकता है कि जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स पे जाएंगे तो इन टॉपिक्स में से कुछ टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिल जाए और कुछ टॉपिक से आपको ना मिले, या आप 2017 का पेपर चेक करें तो हो सकता है कि कुछ टॉपिक से वहां क्वेश्चन मिल जाए या कुछ टॉपिक से ना मिले। तो ये ओवरऑल सिलेबस है जो आपको तैयार करना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जब आप पीवाईक्यू एनालाइज करेंगे तो आप उसमें से छंटनी कर पाएंगे कि जैसे डाटा सफिशिएंसी, मैं नहीं कह सकता कि आप इसको प्रीलिमिनरी के लिए मत पढ़ो, लेकिन हो सकता है ये सिलेबस में है तो पूछ भी ले आपसे। बट आमतौर पर डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन प्रीलिमिनरी एग्जाम में नहीं पूछे जाते। जैसे प्रोबेबिलिटी है, एक आध क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो ऐसे टॉपिक पे कम एनर्जी लगानी होती है, बेसिक कंसेप्ट हमें समझ में आ जाए बस, उसके बाद चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये पूरा सिलेबस है, ये सारा चीजें आपको पढ़नी है। उसके बाद एक देखो, मैं आपके लिए आरबीआई असिस्टेंट 2019 में जो एग्जाम हुआ था उसका एनालिसिस भी लेके आया हूं।
आप सोचो कि सिंप्लीफिकेशन के 15 क्वेश्चन पूछे गए, अप्रोक्सीमेशन भी है, सिंप्लीफिकेशन भी है, और ज्यादा कोई कैलकुलेटिव डाटा नहीं है कि बिल्कुल डेसिमल्स में आंसर आ रहे हैं या ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं था, बहुत नॉर्मल। मतलब ऐसा था कि ये 15 क्वेश्चन आप 5 मिनट में सोल्व कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो रॉन्ग नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन थे। मिसिंग की बजाय रॉन्ग को थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जाता है, क्योंकि रॉन्ग सीरीज के अंदर पैटर्न को आइडेंटिफाई करना, लॉजिक को आइडेंटिफाई करना एज कंपेयर टू मिसिंग थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। तो लेकिन ये इजी होता है। देखो मैं पहले की वीडियोस में भी आपको बता चुका हूं कि जब एक ही सब्जेक्ट को 2 फेज में पूछा जाता है, प्री और मेंस, तो दिन रात का अंतर होगा। प्री आपका बहुत इजी होगा और मेंस में आपसे अगर वही सेम चीज पूछेगा तो मेंस लेने का कोई फायदा ही नहीं है। अगर सेम ही पैटर्न या सेम ही चीजें देनी है तो एग्जाम में डिफरेंस है, तो मेंस बिल्कुल यहां होता है और प्री आपका यहां पे होता है, इसीलिए कट ऑफ भी इतनी ज्यादा जाती है। तो आपको मिस नहीं करना। ऐसा नहीं है कि अगर रॉन्ग सीरीज 5 है तो उसमें से 4 सोल्व कर लिए, 1 छोड़ दिया, ऐसे एक एक क्वेश्चन छोड़ोगे तो 90 से नीचे रह जाओगे और वो कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन के 5 क्वेश्चन और अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन, ये आपके 2019 में पूछे गए थे। इसी को बेस मत बनाइए, ये मत सोचिए कि इस बार भी ऐसी चीजें होने वाली है, क्योंकि 2017 के पेपर में तो सिंप्लीफिकेशन के 15 क्वेश्चन नहीं थे और कट ऑफ भी इतनी नहीं थी, उससे थोड़ी नीचे थी। तो ये डिपेंड करता है नेचर पे एग्जाम के, कि अगर आसान आया तो कट ऑफ भी जाहिर सी बात है कि ऊपर चली जाएगी, अगर इजी है तो कट ऑफ ऊपर चली जाएगी और मुश्किल है तो कट ऑफ थोड़ी नीचे रह जाएगी, ठीक है। बट ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए और किन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है, ये पीवाईक्यू एनालिसिस करने के बाद मैं आपको बता देता हूं यहां पे कि हाउ टू प्रिपेयर कैसे करना है। सबसे पहला पॉइंट, प्रिपेयर बेसिक्स फ्रॉम जीरो लेवल। आप ये मत सोचिए कि अगर आपका एक पॉइंट भी वीक है ना, आपको टेबल नहीं आती या आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, आपको डिवाइड करना नहीं आता, आपको स्क्वायर नहीं पता, आपको क्यूब नहीं निकालना आता, आपको क्यूब रूट नहीं निकालना आता, आप परसेंटेज में बेसिक परसेंटेज को सोल्व नहीं कर पा रहे, किसी डाटा का आपको 12.5% निकालना है और आपने 1 घंटा लगा उस पर, 1 घंटा तो बहुत ज्यादा हो गया। अगर मैं कहूं कि इसका 720 का 12.5% निकालिए और आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं कि 12.5/100 गुना 720, तो ये आपके लिए ठीक नहीं है। इस एग्जाम के अंदर स्पीड बड़ी मायने रखेगी, क्योंकि 100 क्वेश्चन 60 मिनट और कट ऑफ इतनी ज्यादा, तो दैट मीन्स आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत बेसिक चीजों को भी आपको बहुत जीरो लेवल से पढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर इसी की बजाय आपको परसेंटेज के फ्रैक्शन पता हो कि ये तो 1/8 होता है, तो आप डायरेक्टली इसको डिवाइड ना कर देंगे 8 से, कि अगर ये 4 से कट गया तो ये 2 होता है, और ये 4 से कटे तो 180 होता है, ये 2 से कटे तो 90 होता है, या डायरेक्ट 8 से काट दो तो 90 होता है। मतलब ओरली कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी जरूरी है और उसके लिए आपको बेसिक पे काम करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो ये आपको पढ़ना है, चाहे अप्रोक्सीमेशन है, चाहे सिंप्लीफिकेशन है, चाहे टेबल है, क्यूब है, स्क्वायर है, ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। परसेंटेज के बेसिक फ्रैक्शन है, रेशियो को कैसे फॉर्मेट में ढालना है, ये सब आपको पता हो, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन से ऐसे टॉपिक है जिन पे आपको ज्यादा फोकस करना है, मतलब यहां से मार्क कटना ही नहीं चाहिए आपका, ठीक है। जैसे सिंप्लीफिकेशन है, अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन, कभी भी अगर आपकी बेसिक कैलकुलेशन अच्छी होगी तो आप इसमें फंसेंगे नहीं, ठीक है, बट आपकी प्रैक्टिस हो बहुत ज्यादा। उसके बाद नंबर सीरीज है, जैसे नंबर सीरीज में दोनों मिसिंग और रॉन्ग दोनों अच्छे से हो आपकी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट निकालने के लिए आप ऐसा नहीं है कि बी ऑफ जो भी फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू -2a रूट ओवर बी स्क्वायर -4ac डिवाइड बाय 2a, मैं नहीं यूज करता इन सब चीजों को, तो आपको भी यूज नहीं करना है। आपको डायरेक्टली अप्रोच ऐसी पता हो कि देखते ही में ऐसे इतनी आसान सीरीज पूछी जाती है परी में कि देखते ही भी बच्चे बता देते हैं कि इसके 2 रूट क्या होंगे, ठीक है। तो आप में भी वो कॉन्फिडेंस आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। उसके बाद जैसे डाटा इंटरप्रिटेशन है, तो डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए भी फिर से कैलकुलेशन चाहिए आपको। कैलकुलेशन में क्या, टेबल आएगा, पाई चार्ट आएगा, बार ग्राफ आएगा, लाइन ग्राफ आएगा, मिक्स ग्राफ आएगा, तो क्या किस पे सोल्व होंगे वो सारे, वो परसेंटेज पे बेस्ड होते हैं, वो रेशियो पे बेस्ड होते हैं, वो नॉर्मल कैलकुलेशन पे बेस्ड होते हैं। तो वही सब चीजें मैं कह रहा हूं बार बार, इसलिए मैंने ये बोला है कि आपका जो बेसिक है वो जीरो लेवल से तैयार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब आपको 34 × 3 करना पड़ गया तो आप ऐसे करके 3 चौके 12, फिर एक कैरी हो गया 3 3 9 और 1 10 ऐसे करके कर रहे हैं, ये उंगलियों पे काउंट करना, फिर आप यहाँ 90+ स्कोर नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो। तो बेसिक चीजों पे ध्यान देना, बहुत बेसिक पे, ठीक है। उसके बाद यहां पे मैंने और फालतू की चीजें कुछ नहीं लिखी आपके लिए, जो नीड है आपकी वही मैं यहां पे बता रहा हूं। सबसे जो इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस इतनी करनी है आपको हद से ज्यादा, बिल्कुल। कैसे कर सकते हो, टॉपिक वाइज
क्विजेस दीजिए। कोई भी एक टॉपिक आपने पढ़ा, सपोज आपने सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन ही पढ़ा है, तो 50-50 क्वेश्चंस के सेट लगाइए, 20 क्वेश्चन के सेट लगाइए, टाइमिंग के साथ लगाइए। देखिए कि क्या आप 10 मिनट में 25 क्वेश्चन कर पा रहे हैं। अगर आप ऐसा घर पे कर पा रहे हैं तो दैट मीन्स आप एग्जाम में भी कर पाएंगे, और अगर आप घर पे नहीं कर पाए तो आप एग्जाम में सोच भी नहीं सकते वो सब चीजें। ठीक है, सेक्शनल टेस्ट दीजिए। ठीक है, सिर्फ क्वांट का दे दिया, सिर्फ रीजनिंग का एक टेस्ट, मिसलेनियस टाइप। ठीक है, और उसके बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट। ये तीनों को ध्यान में रखो। पहले टॉपिक वाइज क्विज करनी है, कोई भी टॉपिक पढ़ो, सिंप्लीफिकेशन पढ़ा, उसके टॉपिक वाइज 3-4-5 क्विज जरूर करने हैं, 25-25 क्वेश्चन। ठीक है, पेन का यूज कम से कम करना है, ओरली कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद फिर सेक्शनल टेस्ट दो, पूरे क्वांट का एक टेस्ट दे दिया, पूरी रीजनिंग का, पूरी इंग्लिश का, और फिर एट द एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट। ठीक है, ये प्रोसीजर है पूरा। ऐसे ऐसे करोगे तो आपकी प्रैक्टिस और आपकी स्पीड, ये सारी चीजें धीरे धीरे बढ़ती चलेंगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसको बेस मत लीजिए। ठीक है, आपको पूरा प्रिपेयर करना है, बट ये एक सोच को विकसित कर सकता है कि एग्जाम में कैसी कैसी चीजें देखने को मिल सकती हैं प्रिलिमिनरी के अंदर। ठीक है, अगर इनमें से आगे पीछे होता है, सपोज अगर पेपर मुश्किल आता है तो कट ऑफ नीचे आ जाएगी, बात तो एक ही है ना। चलिए नेक्स्ट, अब रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग में ये आपका पूरा सिलेबस रहने वाला है सबसे पहले, जिसमें अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम में खासकर यहां से 4-5 सवाल आ ही रहे हैं। अदर एग्जाम्स की मैं बात करूं तो वो कोडिंग एंड डिकोडिंग पूछ लेगा, अल्फाबेटिकल सीरीज से क्वेश्चन हो सकते हैं, बट यहां पे देखो तो अल्फा न्यूमेरिक से मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। ठीक है, कोडिंग एंड डिकोडिंग सिलोग से 5 क्वेश्चन प्री में मिलते हैं, इनइक्वालिटी से 3, 4, 5 कितने भी क्वेश्चन आपको प्री में मिल जाते हैं, ऑर्डर एंड रैंकिंग एक आध क्वेश्चन मिल जाता है, ब्लड रिलेशन पजल टाइप दे करके पूछ लेगा, डायरेक्शन सेंस, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, डाटा सफिशिएंसी, मशीन इनपुट आउटपुट। मैं फिर से कह रहा हूं, डाटा सफिशिएंसी, मशीन इनपुट आउटपुट आमतौर पर प्रिलिमिनरी एग्जाम के अंदर नहीं देखा जाता, बट सिलेबस में है थोड़ा सा, तो हम मान सकते हैं कि अगर पूछ लिया तो फिर क्या करेंगे, पढ़ के जाएं तो बेटर रहेगा हमारे लिए। ठीक है, और ये आपका जो 2019 का एग्जाम है उसका एनालिसिस है पूरा। अगर यहां पे देखें तो सीटिंग अरेंजमेंट से 10 क्वेश्चन थे, सर्कल पे बेस्ड थी और एक रो वाली थी, नॉर्मल थी, ज्यादा मुश्किल नहीं थी। पजल की बात करूं तो 3 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से थे। ठीक है, और 5 क्वेश्चन एक मंथ बेस्ड पजल थी, इजी थी, ज्यादा मुश्किल नहीं थी। इनइक्वालिटी पे बेस्ड 4 क्वेश्चन थे, डायरेक्शन सेंस पे 3 क्वेश्चन थे, अल्फा न्यूमेरिकल एंड वर्ड फॉर्मेशन पे 5 क्वेश्चन थे, और सिलोगिज्म के 5 क्वेश्चन थे। ये सिंपल सा फॉर्मेट है, तो एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाएगा, अदरवाइज इसी सीरीज में ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अरेंजमेंट हो सकता है कि सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन पे आ जाए, स्क्वायर पे आ जाए, रेक्टेंगल पे आ जाए, ट्रायंगल पे आ जाए, पजल आपकी बॉक्स पे आ सकती है, आपकी फ्लैट बेस आ सकती है। आमतौर पे फ्लैट वाली नहीं पूछेगा प्रिलिमिनरी के अंदर, इजी होता है, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सचेत रहिए। डे बाय डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की इस फील्ड में लेवल बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दिया है, तो आप भी उनमें से एक होने चाहिए जिनका लेवल इतना हो कि अगर लेवल बढ़ के भी आए तो मैं एग्जाम को संभाल पाऊं। ठीक है ना, चलिए उसके बाद इसको प्रिपेयर किस तरीके से करना है, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, प्रिपेयर बेसिक्स फ्रॉम जीरो लेवल। अब ये जीरो लेवल रीजनिंग के अंदर कौन सा बेसिक होगा जो जीरो लेवल से प्रिपेयर करूं? नॉर्मली अल्फाबेटिकल सीरीज है, आपको नॉर्मल बेसिक वैल्यू पता होनी चाहिए। आपसे कोई पूछे कि एन की प्लेस वैल्यू क्या होती है, धड़ल्ले से आपको पता होगी एन 14 पे आता है, जेड किस पे आता है, एम किस पे आता है, क्यू किस पे आता है। ऐसे कम से कम 5 से 7 सवाल आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। अगर आपको प्लेस वैल्यू याद होगी तो प्रिलिमिनरी के अंदर उन क्वेश्चंस को सेकंडों के हिसाब से सोल्व कर दोगे। और दूसरा बच्चा जिनको ये नहीं पता होगा वो क्या करेगा, पेपर पे पूरी एबीसीडी लिखेगा, फिर उसमें से देख देख के सोल्व करेगा, उसको टाइम लगेगा, टाइम का सारा खेल है। तो आपको अगर दूसरे लोगों से आगे निकलना है तो उनसे कुछ अलग करना पड़ेगा, आपको कुछ चीजें याद हो, कुछ चीजें बना पाओ एट द टाइम पे, तो वो चीजें हैं। उसके बाद कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, एक सबसे पहले मैं बता रहा हूं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, 4-5 क्वेश्चन हर बार देखने को मिल रहे हैं प्रिलिमिनरी के अंदर, मेंस में भी आ रहे हैं, थोड़ा लेवल बढ़ा के, बट फोकस करिएगा। इनइक्वालिटी, ठीक है, 4, 5, 3 कितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जैसे इनइक्वालिटी के अगर 4 क्वेश्चन पूछे तो मुझे नहीं लगता कि 4 क्वेश्चन करने में 1 मिनट से ज्यादा लगेंगी प्रिलिमिनरी के अंदर। मेंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्रिलिमिनरी में 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगी। ऐसी कोशिश करो कि स्क्रीन से देख के हम आंसर कर पाए। कैसे करते हैं, बहुत सारे हमने प्रैक्टिस सेशन लिए हुए, वहां से आपको पता चल जाएगा। सिलोग्स के 5 क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज्यादा टफ वर्ड नहीं दिए जाते, सिंपल, ऑल, नो, अच्छा ओनली ए फ्यू, ओनली, इस टाइप की चीजें आजकल आ सकती हैं, तो उनको भी प्रिपेयर करके जाइए। तो आपको तैयारी मेंस लेवल की करनी है, समझ रहे हो, क्योंकि यही सब चीजें मेंस में भी पूछी जाएगी, तो प्रिलिमिनरी अपने आप निकल जाएगा ना, थोड़ा लेवल उठा के पढ़ना है आपको। अच्छा, पजल की बात करें तो नॉर्मल पजल भी आ सकती है,
कोई भी है, बॉक्स बेस है, ये वो है, सब आपको ये डेली बेसिस पे पढ़ना चाहिए हर रोज। 3 चीजें तो आप पल्ले बांध लो कि सीटिंग अरेंजमेंट, पजल और डाटा इंटरप्रिटेशन और सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज। ये 4-5 चीजें तो आपको हर ऑल्टरनेट डे पे प्रैक्टिस करनी है। मतलब एक दिन हमने सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज के 50 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, एक दिन हमने 2-3 पजल उठा ली, 2-3 सीटिंग अरेंजमेंट उठा ली, ताकि रिदम ना टूटे। और एक कॉन्फिडेंस ही है जो एक बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं देगा, बट इस टाइप की इंफॉर्मेशन अगर सोल्व करनी है तो डेली की प्रैक्टिस होनी जरूरी है। तो इन पे आपको 1 घंटा लगाना ही लगाना है डेली। ये 4-5 टॉपिक आप ध्यान से समझ लीजिए। तो सीटिंग अरेंजमेंट है। और पजल में ये जरूरी नहीं है कि जो पजल नॉर्मली हम बॉक्स पे बेस पजल है या मंथ पे बेस पजल है ऐसी ही देखने को मिलेगी। आप ब्लड रिलेशन पे सोल्व करिए, आप रैंकिंग पे सोल्व करिए, आप डायरेक्शन पे सोल्व करिए, आप अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पे सोल्व करिए। किसी भी टाइप की पजल हो सकती है जिसमें इंफॉर्मेशन थोड़ी 2 लाइन 3 लाइन से ज्यादा हो, अच्छी इंफॉर्मेशन हो, ठीक है ना। उसके बाद प्रैक्टिस अलॉट। भाई देखो, जो आपका आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम है, प्रीलिमिनरी तो खास बात है, प्रैक्टिस पे टिका हुआ है। जो बच्चा जितनी प्रैक्टिस कर जाएगा, जो जितने ज्यादा टॉपिक वाइज क्विज देगा, जो जितनी ज्यादा सेक्शनल टेस्ट देगा, जो जितने ज्यादा फुल लेंथ मॉक टेस्ट देगा, उसी के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। ऐसा नहीं सिर्फ देना ही है, देने को तो आप हर रोज 2 टेस्ट दे रहे हो, लेकिन ये भी देखिए ना कि आप आपके अपने जो वीक पॉइंट है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, कहां पे आपको टाइम लग रहा है। एनालाइज करिए कि मुझे अगर सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सोल्व करने में टाइम लग रहा है तो क्यों लग रहा है, उस कमजोरी को दूर करिए। वो नेक्स्ट जब आप टेस्ट देंगे वहां नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने में टाइम लग रहा है तो उसको पढ़ो, पजल को सोल्व करने में टाइम लग रहा है तो देखो कहां टाइम लग रहा है। क्या आप यही नहीं समझ पा रहे कि क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करना है, किस तरीके से पॉसिबिलिटी लेनी है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो डिफर करेगी। तो हर एक टेस्ट देने के बाद उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और हद से ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। जितनी ज्यादा क्विज दोगे, जितने सेक्शनल टेस्ट दोगे, जितने एफएलटी दोगे, उतनी ही आपके जो मेंस क्वालिफिकेशन के चांसेस हैं वो बढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो ये पूरा क्वांट और रीजनिंग में था जो मैंने आपको बताया कि सिलेबस क्या है आपका। लास्ट जो एग्जाम हुआ था उसका एनालिसिस मैंने आपको बता दिया, और फिर बता दिया कि प्रिपेयर कैसे करना है। प्रिपेयर में मैं एक ही चीज शामिल कर रहा हूं, ठीक है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बट प्रैक्टिस इज नॉट द सब्स्टिट्यूट ऑफ लर्निंग। पहले सीखो, कोई चीज नहीं आती पढ़िए, अच्छे से सीखिए और उसके बाद प्रैक्टिस करिए। बट प्रैक्टिस आपको यहां ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, तो अब हम इंग्लिश की बात करेंगे। तो इंग्लिश की जो स्ट्रेटेजी है उसके साथ जुड़ेंगे आपके साथ नरवीर सर, और बताएंगे कि आपको इंग्लिश को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। Thank you, sir. Hello, everyone. And guys, first of all, I wish you a very happy new year. And I hope that this year brings with it a lot of success for you. तो गाइज आई होप आप सबकी प्रिपरेशन सही चल रही हैं। और जैसे विष्णु सर ने आपको बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस और बहुत ही एक सिस्टमैटिक अप्रोच बताया है अपने एग्जाम के लिए कि आपको क्या अप्रोच लेना चाहिए, किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए फॉर योर क्वांट्स सेक्शन एज वेल एज योर रीजनिंग सेक्शन। सो इट वाज रियली इंसाइटफुल। और इसी बेसिस पे मैं अब आपको इंग्लिश का कुछ स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं विच विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर एग्जाम as well as in your preparation journey. So let's begin, guys. So guys, after analyzing the paper, what we have understood is there are basically 3 very important verticals of this exam for your preliminary stage. इंग्लिश में गाइज आपके 30 क्वेश्चंस रहते हैं वर्थ 30 मार्क्स, और आपको टाइम मिलता है 20 मिनट्स। तो टाइम थोड़ा सा ज्यादा है इफ यू कंपेयर इट टू क्वांट्स एंड रीजनिंग, लेकिन इसमें आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और रीअरेंजमेंट आता है विच आर वेरी लेंथी क्वेश्चंस। सो दैट इज व्हाई दे हैव केप्ट द टाइम, द विंडो ऑफ टाइम अ बिट लेंथियर देन द अदर सब्जेक्ट्स। बट ये याद रखना गाइज, अगर 90 प्लस स्कोर करना है, जैसे विष्णु सर ने आपको बताया, इफ यू हैव टू स्कोर, इफ यू वांट टू स्कोर 90 प्लस इन दिस पेपर, you have to be very thorough with your preparation. And I absolutely agree with विष्णु सर के जिस तरह से उन्होंने बताया कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पेपर बहुत जरूरी है। सो ये सब चीजें बहुत हेल्प करेंगे आपको आपकी प्रिपरेशन में। तो सबसे पहले गाइस डिस्कस करते हैं अपने 3 सबसे इंपॉर्टेंट वर्टिकल्स इस एग्जाम के लिए। सबसे पहला है आपका ग्रामर पार्ट, जिसमें आपको गाइस ध्यान रखना है कि आप इसमें प्रॉब्लम ना आए आपको। तो ग्रामर बेसिकली आपका बेसिक्स है गाइस।
ग्रामर के बिना आप लैंग्वेज को कंट्रोल कर ही नहीं सकते, सिंपल एज दैट। क्यों? आपको कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है, क्लोज टेस्ट समझना है, वोकैबुलरी की अंडरस्टैंडिंग है, वो सब कहाँ से रूट होता है, बेसिक्स क्या है, मतलब फाउंडेशन क्या है आपके लैंग्वेज की, आपकी ग्रामर। सो स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, स्टार्ट फ्रॉम द कंसेप्ट्स, अपने कंसेप्ट्स बिल्डअप करते चलिए, जो थोड़े अनकॉमन रूल्स हैं, अनकॉमन कंसेप्ट्स हैं, उनको पढ़ के याद रखते चलिए, ताकि आपको जो पेपर में जिस तरह के क्वेश्चन आप फेस करोगे वो सब आप वहां पे क्लियर कर पाओ। अब ग्रामर पे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं गाइस, सबसे पहले तो आपका एरर डिटेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, कि आपको एरर, एक सेंटेंस दिया होता है उसमें आपको एरर डिटेक्ट करना होता है, ये बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। दूसरा आपका जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो है इसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट। अब सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या है गाइस, आपको एक पार्ट उन्होंने बोल्ड करके दिया होता है और उस पार्ट को आपने, बोल्ड पार्ट का आपने रिप्लेसमेंट ढूंढना होता है। तो ये दो टाइप ऑफ क्वेश्चंस तो आपके ग्रामर पे बेस्ड आते ही आते हैं, प्लस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज, राइट। तो सबसे पहला आपका वो इंपॉर्टेंट वर्टिकल है ग्रामर, उसको बहुत डिटेल्ड और बहुत तरीके से कवर करिएगा। सेकेंड एंड द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज योर वोकैबुलरी। अब वोकैबुलरी पे एज सच कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन मैं आपको बता देता हूं किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला आपका पैसेज में बेस्ड सिनोनिम्स आते हैं, आपके एंटोनिम्स आते हैं, और तीसरी चीज जो आपके पेपर में देखने को मिलती है वो है आपके डबल फिलर्स। आपको एक नई तरह के क्वेश्चन यहां पे देखने को मिलते हैं, एक सेंटेंस दिया होता है जिसमें दो ब्लैंक होते हैं और उन दोनों ब्लैंक्स के लिए आपको वहां पे एक पेयर ऑफ वर्ड्स दिए होते हैं, तो आपको पेयर चूज करना होता है कि डबल फिलर्स इनमें से कौन सा यहाँ पे सबसे सही है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आते हैं आपके। और थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे बड़ा चंक जो है आपके इस पेपर का, वो है आपका कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी। अब कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी में क्या क्या आता है, सबसे पहला आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, ठीक है। पैसेज दिया होगा, उसको पढ़ के आपको 5 क्वेश्चन आंसर करने होंगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड, इन्फर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पैसेज एंड देन यू हैव टू कंक्लूड योर आंसर। तो आरसी आता है। दूसरा आपका पैराजम्बल्स जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है। पैराजम्बल्स वो भी मैं कहता हूं कि आपकी रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी के ऊपर ही बेस्ड होते हैं, ठीक है। और तीसरा जो आता है वो है आता है आपका क्लोज टेस्ट। तो अब मैं सबसे बड़ा चंक क्यों कह रहा हूं इसको गाइस, 30 मार्क्स में से कम भी 7 या 8 मार्क्स का आरसी आता है, 5 मार्क्स का पैराजम्बल्स आता है 12, और कम से कम 5 मार्क्स का क्लोज टेस्ट आता है 17। सो आउट ऑफ 30 अगर 15 to 17 क्वेश्चन सिर्फ आपके इस एक चंक में से आ रहे हैं, तो ये ऑब्वियसली सबसे बड़ा पार्ट बनता है आपके पेपर का। तो इसको तो आपको बहुत अच्छे से करना है। और ये शुरू कैसे करना है, विद योर रीडिंग एडिटोरियल्स। अब इन तीनों वर्टिकल्स पे वो किस किस चीज पे फोकस करता है। ग्रामर में वो फोकस करेगा आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी के ऊपर, कि हाउ वेल वर्स्ड यू आर विद द कंसेप्ट्स ऑफ योर ग्रामर ऑफ योर लैंग्वेज एंड हाउ वेल रेड यू आर। सेकेंड, वोकैबुलरी में वो आपकी वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग, मेमोराइजिंग देखता है कि कितने अच्छे से आप वर्ड्स को रिकलेक्ट कर पाते हो वहां पे, और कितने अच्छे से आपको समझ है उनकी। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, जिसमें वो टेस्ट करेगा आपको आपकी एफिशिएंसी और एक्यूरेसी में। ऑब्वियसली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वहां देने का पर्पस क्या है गाइस, टू जस्ट पुट यू अंडर प्रेशर। इतना बड़ा क्वेश्चन देख के पढ़ना, और फिर टाइम वैसे ही कम है वहां पे, तो वो सब देखते हुए फिर वहां बच्चा थोड़ा सा पैनिक कर जाता है कई बार। तो वही वो देखना चाहता है कि अंडर प्रेशर आप कैसा परफॉर्म करते हो इस सारे टेस्ट में। तो ये आपका ब्रेकअप है आपके पूरे एग्जाम का। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो 17 क्वेश्चन आपके एक वर्टिकल में से आते हैं, दैट इज योर कॉम्प्रिहेंशन। बाकी 3 या 4 क्वेश्चन आपके इसमें आते हैं आपके वोकैबुलरी में। 22 मार्क्स यहाँ हो जाते हैं। और बाकी जो 7-8 क्वेश्चन है वो आपके डबल फिलर्स, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट या फ्रेजल वर्ब्स पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो सब आपका ग्रामर का पार्ट है। सो दिस इज द बेसिक आउटले ऑफ योर पेपर, जो आपको अच्छे से कवर करना है गाइस। देखो इंग्लिश में कोई ऐसे टॉपिक्स नहीं है कि आपको ये 4 टॉपिक कर लो तो पूरा पेपर हो जाएगा कवर, नहीं। इंग्लिश तो लैंग्वेज है यार, ठीक है। और लैंग्वेज को कवर करना, उसमें जितना करोगे उतना कम है। बट स्टिल आई हैव सेग्रीगेटेड अ फ्यू टॉपिक्स फॉर यू, ठीक है। कुछ टॉपिक्स मैंने आपके लिए सेग्रीगेट किए हैं, जिसमें आप एक सेकेंड गाइस, हाँ, अब कुछ टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने आपके लिए सेग्रीगेट किए हैं, ताकि आप अपना एटलीस्ट आप स्टार्ट कर पाओ वहां पे अपनी प्रेपरेशन को, ठीक है। तो स्टार्ट विद योर वर्ब्स एंड टेंसेस वाले जो कंसेप्ट हैं आपके, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपने वर्ब्स और जो अपने टेंसेस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके उसके लिए।
इसको जरूर अच्छे से कवर करना है, इस पे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। एंड अनदर इज द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। फिर आपके कुछ क्वेश्चन नाउन और प्रोनाउंस बेस्ड आते हैं, ये तो ग्रामर का पार्ट है ही आपका। फिर प्रेपोजिशन, कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन, फ्रेजल वर्ब्स और सिनोनिम एंटोनिम्स, ये थोड़ा थोड़ा आपका ग्रामर और वोकैब का एक कोलैबोरेशन सा है कि इन दोनों में मिक्सअप होकर क्वेश्चंस बनते हैं। और थर्ड है आपका, जो मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट वर्टिकल बता रहा था, रीअरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो आप क्या कर सकते हैं गाइस, एक ना मिक्स बना लीजिए कि मुझे हर रोज जब मैं इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहा हूं तो मुझे इन तीनों में से कम एक एक पोर्शन हर रोज पढ़ना है। ग्रामर का एक टॉपिक पढ़ना है, वोकैबुलरी का कुछ सेक्शन करना है, और फिर एक क्लोज टेस्ट या एक रीअरेंजमेंट या एक पैराजंबल सॉल्व करना ही करना है। इफ यू डू दैट एवरी डे, और फिर इसके साथ साथ जब आप क्लोज टेस्ट या फुल लेंथ मॉक टेस्ट या अपने क्विजेस जब आप सॉल्व करोगे, उसमें आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना शुरू होगा कि हाँ, यहाँ पे हम सही लाइन पे हैं, यहाँ पे हम सही तरह से उसको कवर करते जा रहे हैं। सो ये सब हमें ध्यान रखते हुए अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को फोकस करना है गाइस, ठीक है। नाउ गाइस, कमिंग टू योर सोर्सेज। अब सोर्सेज पे आते हैं गाइस। अब सोर्सेज कितने इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। अब देखो, वी आर ऑब्वियसली प्रोवाइडिंग यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेशंस फॉर यू, ठीक है, वो सब हम आपको प्रोवाइड करेंगे, बट स्टिल यू शुड हैव अ सोर्स जहां पे आप अपने कंफर्टेबली घर में बैठ कर पढ़ सकते हो। सो फॉर मी, ग्रामर और वोकैब के लिए आपके दो सोर्सेज हैं, एक तो आपका रेनन मार्टिन है और एक आपका अरिहंत का एसपी बख्शी है। ये दोनों अच्छी बुक्स हैं अगर आपको बेसिक से शुरू करना है तो। दीज आर वेरी गुड बुक्स। कमिंग टू योर कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स पढ़ना शुरू कीजिए। स्टार्ट विद इकोनॉमिक टाइम्स, क्योंकि बहुत काफी रेलेवेंट आपको वहां पे इंफॉर्मेशन मिलेगी बेस्ड ऑन योर पेपर आरबीआई असिस्टेंट के। तो आपका करंट अफेयर्स भी तैयार हो जाएगा वहां से, प्लस आपकी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। नाउ फॉर प्रैक्टिस, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से शुरू करो, मॉक टेस्ट लो बहुत सारे, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो इसमें। वोकैबुलरी के लिए मैं बोल तो देता हूँ आपको, वर्ड पावर मेड इजी ले लो बाय नॉर्मन लुइस, लेकिन वो बहुत बड़ी बुक है, वो इतने कम टाइम में कवर नहीं होगी, तो दैट वुड बी अनरियलिस्टिक। सो अपने कॉम्प्रिहेंशन करते रहिए, उसमें जो वर्ड्स आते हैं आपको उनका मीनिंग आप साथ साथ करते रहोगे, प्लस ग्रामर का एक करते रहोगे, दैट इज मोर देन इनफ फॉर दिस पेपर, जो मुझे लगता है गाइस, ठीक है। तो ये है आपकी स्ट्रैटेजी, ये होनी चाहिए आपकी स्ट्रैटेजी, कंसिडरिंग किस तरह का पेपर आता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या वर्टिकल्स होते हैं आपके एग्जाम के, और किस तरह से आपको उसको पूरा अच्छे से कवर करके चलना है, ठीक है। नाउ गाइस, ये था हमारा सेशन आपकी स्ट्रैटेजी के लिए, ठीक है, जिस पे आप अपनी स्ट्रैटेजी बिल्डअप कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि मुझे ये सब करना है और ये सब नहीं करना है इस एग्जाम के लिए। Now guys, if you need us for anything, now these are our contact details. You can call us on this number for any query, for anything that you wish to discuss with us. You can contact us on this number 8146207241, or you can also drop us an email at this address hello@edutap.co.in. Now I would like to invite Vishnu sir again to please come and share with you some final words of wisdom, ताकि आप इस एग्जाम में और अच्छे से प्रिपेयर कर पाए। प्लीज सर। सो थैंक यू नरवीर सर। तो ये आपका बच्चे पूरा का पूरा प्रिलिमिनरी एग्जाम का जो भी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए थी आप लोगों के साथ हमने डिस्कस की है, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि स्ट्रेटेजी से सीख करके आप अपने प्रिलिमिनरी एग्जाम के अंदर बहुत बेहतर स्कोर कर पाएंगे, और हम सब की तरफ से ही आप लोगों के लिए दुआएं, आशा, ये सब चीज़ें रहेंगी कि आप इस एग्जाम में अपना बेहतरीन दे पाएं, ठीक है। तो फिर चलिए आज के इस सेशन में इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं ये शेयर करना हमसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे देखनी है, या आरबीआई असिस्टेंट के रिगार्डिंग आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन हमसे चाहिए। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमसे सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक दिए गए नंबर पर टेलीफोनिक माध्यम से जुड़ सकते हैं, या hello@edutap.co.in पे आप हमें कभी भी मेल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।